Hello friends, welcome back to my channel Norset Preparation with my Norset Diary। सॉरी। और आज हम आपको गैस्ट्रिक डिजीज स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें हम सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ाएंगे गैस्ट्राइटिस। और मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि यहाँ पर मैं अपना नॉर्सेट का फुल सिलेबस कवर कराने वाली हूँ आपका, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इधर उधर से 10 जगह से इकट्ठा ना करना पड़े चीज़ों को। यूट्यूब पर आपको एक फुल सिलेबस कवरेज मिल जाए, तो मैं नॉर्सेट डायरी के थ्रू आपको नॉर्सेट का फुल सिलेबस देने वाली हूँ। तो बिना देर करे चलो फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पर आज का गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस का मतलब क्या होता है? जहाँ पर भी आइटिस शब्द का यूज़ होता है उसका मतलब हो जाता है खुद ही इन्फ्लामेशन। और यहाँ पर गैस्ट्राइटिस है, तो गैस्ट्राइटिस का मतलब क्या हो गया? इन्फ्लामेशन इन गैस्ट्रिक म्यूकोजा, मतलब स्टमक की म्यूकोजा वाली लेयर में इन्फ्लामेशन का हो जाना, उसको हम बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस को दो टाइप से देखा जाता है, पहला हमारा एक्यूट, दूसरा क्रॉनिक। एक्यूट हम बोलते हैं इमीडिएटली सीन म्यूकोजा लेयर इडीमा प्लस न्यूट्रोफिल इंक्रीज, मतलब कि एक्यूट किसे कहते हैं कि जैसे कि अचानक इन्फ्लामेशन हो गया, इमीडिएट सीन तुरंत दिखाई दे गया, उसको हम कहते हैं एक्यूट। और क्रॉनिक किसे कहते हैं? लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब धीरे धीरे वो बीमारी बढ़ रही है, धीरे धीरे वो बीमारी प्रोग्रेस कर रही है, तो उसको हम कहते हैं क्रॉनिक। एक्यूट में जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि आपने अल्कोहल इनटेक किया और अल्कोहल इनटेक करने की वजह से आपको सीवियर वॉमिटिंग हुई, और सीवियर वॉमिटिंग होने की वजह से जो म्यूकोजा वाली लेयर है स्टमक की आपकी, वो वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक है, वहाँ पर डैमेज हो गया, किसी तरीके से डैमेज हो गया, तो आपके न्यूट्रोफिल आएंगे, न्यूट्रोफिल आए तो वहाँ पर चाहे वो रिपेयर करने के लिए आए, लेकिन वहाँ पर कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन, WBC जहाँ भी पहुँच गए न्यूट्रोफिल वगैरह, तो समझ लो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक्यूट। क्रॉनिक होता है धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी, तो उसको हम कहते हैं क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के भी दो टाइप है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 किसे कहते हैं? टाइप 1 कहते हैं ऑटो इम्यून, एंटीबॉडीज एक्शन अगेंस्ट पार्शियल सेल, इंट्रिंसिक फैक्टर का लॉस हो जाएगा, विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा इंटेस्टाइन से, परनीशियस एनीमिया हो जाएगा। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की वजह से कौन सा एनीमिया हो सकता है? देखो, टाइप 1 जो होता है हमारा, टाइप 1 होता है ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून कहीं पर भी आए लिखा हुआ, उसका मतलब होता है कि आपके इम्यून सिस्टम को आपके शरीर का कोई भी सेल, आपके शरीर का कोई भी ऑर्गन या उस ऑर्गन का कोई भी सेल या कुछ भी चीज़ आपके ऑर्गन का उसको पसंद नहीं आ रहा, तो वो उसके, चाहे वो नॉर्मली है, तो वो उसके अगेंस्ट एक्शन लेने लगते हैं, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देते हैं, और एंटीबॉडी बनाने के बाद उस ऑर्गन को डैमेज करने लगते हैं। तो यहाँ पर यही होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ टाइप 1 जो होती है वो ऑटो इम्यून होती है। यहाँ पर एंटीबॉडीज़ जो हैं वो एक्शन लेने लगते हैं पार्शियल सेल के अगेंस्ट, मतलब स्टमक के जो हमारे पार्शियल सेल हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देते हैं, और एंटीबॉडी बनाने की वजह से वो उस सेल को डैमेज करेगा स्टमक के, और स्टमक के ये सेल डैमेज होने की वजह से ये इंट्रिंसिक फैक्टर बनाते हैं, पार्शियल सेल जो होते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर बनाते हैं, और इंट्रिंसिक फैक्टर का लॉस होने की वजह से विटामिन B12 इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि जो इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं यही इंटेस्टाइन से विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कराते हैं, और अगर विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? परनीशियस एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परनीशियस एनीमिया। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की वजह से कौन सा एनीमिया हो सकता है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की वजह से कौन सा एनीमिया होता है। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस का भी टाइप 1 की वजह से कौन सा एनीमिया होता है? परनीशियस एनीमिया, ठीक है। ये हमारा ऑटो इम्यून होता है। टाइप 1 के सिम्टम पेल, वीकनेस, फटीग, एनीमिया। वही है कि जब परनीशियस एनीमिया होगा तो एनीमिया के क्या सिम्टम होते हैं कि पेशेंट जो है वो येलोइश दिखाई देने लगेगा, पेल, वीकनेस, उसको कमजोरी आएगी, फटीग, चक्कर आएंगे, एनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, ठीक है। टाइप 2 होता है हमारा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से, मोस्ट कॉमन है,
मोस्ट कॉमन कॉज गैस्ट्राइटिस का अगर कोई पूछे कॉमनली कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो वो एच पाइलोरी ही है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी? लेयर्स गैस्ट्रिक म्यूकोजस से प्रोस्टाग्लैंडिन SCO3 ये इस लेयर को प्रोटेक्ट करते हैं। जो हमारे स्टमक वाली लेयर है उसको म्यूकोजा, प्रोस्टाग्लैंडिन और बाइकार्बोनेट ये इस लेयर को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, म्यूकोजा वाली लेयर को। लेकिन जो बैक्टीरिया होता है या फिर ऑटो इम्यूनिटी की वजह से ये प्रोटेक्टिव लेयर डैमेज हो जाती है, चाहे तो बैक्टीरिया हो चाहे ऑटो इम्यूनिटी हो, उसकी वजह से ये प्रोटेक्टिव लेयर म्यूकोजा वाली लेयर डैमेज हो जाती है। डैमेज होने की वजह से HCl और पेप्सिन बाहर आ जाते हैं, ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। HCl पेप्सिन बाहर आएंगे तो क्या करेंगे? म्यूकोजा को डैमेज करेंगे, और अगर म्यूकोजा को डैमेज करेंगे तो क्या होगा? न्यूट्रोफिल वहाँ पर उसको रिपेयर करने के लिए आ जाएंगे। और मैंने अभी आपको बताया था कि कहीं पर भी WBC या न्यूट्रोफिल आ रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सा हो जाता है कि वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इसी को हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। समटाइम इरिटेशन इन म्यूकोजा लेयर, एट्रोफी इन लेयर। समटाइम ऐसा होता है कि ये इरिटेशन इतने ज़्यादा क्रॉनिक हो जाता है, क्रॉनिक होते होते क्या हो जाता है कि सेल ही डिवीज़न हो जाता है, मेटास्टेसिस कर लेता है और सेल डिवीज़न होकर कैंसर का रूप धारण कर लेता है। कोई भी चीज़ को अगर आप बार बार पिन करोगे तो फिर वो एक दिन आपको ऐसा जवाब देगा कि फिर आप उसको पिन करने लायक नहीं बचोगे। तो ऐसा ही इन सेल्स के साथ भी होता है कि इतने ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि फिर वो अपने सेल को ही इतना डिवाइड कर देते हैं कि लो भाई अब कहाँ तक इरिटेट करोगे हमें, मैं अपने आप को ही डिवाइड करके बढ़ा लूँगा। तो वो कैंसर फॉर्म में ही मतलब हो जाते हैं। ठीक है। तो कॉज क्या क्या होगा इसके? ऑटो इम्यूनिटी, एच पाइलोरी, एनासिड्स और एस्पिरिन, ये टैबलेट लेने की वजह से भी, आगे बताऊंगी क्यों। अल्कोहल भी इरिटेट करता है म्यूकोजा लेयर को, स्टमक की। स्ट्रेस अल्सर या कर्लिंग अल्सर, ये मैं अभी आपको समझाऊंगी आगे, ये दोनों, स्ट्रेस अल्सर और कर्लिंग अल्सर। अल्सर एक पेज ज़्यादा आ गया आगे क्या? हाँ। कर्लिंग अल्सर क्या होता है? जैसे कि कोई पेशेंट बर्न हुआ है, बर्न होने की वजह से उसमें फ्लूइड का लॉस हो गया। अगर बर्न हुआ है तो फ्लूइड लॉस हो गया, फ्लूइड लॉस होने की वजह से पानी बाहर निकल जाता है सेल्स से, है ना, उसको कहते हैं फ्लूइड लॉस हो जाना। उसकी वजह से हाइपोवोल्यूमिया, BP कम हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाता है। उसकी वजह से हमारा जो SNS है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने की वजह से वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है ब्लड सप्लाई, जिससे कि ब्रेन तक पहले सप्लाई जाए। तो इसीलिए वो जो हमारी वो है आर्टरीज, उनको वेसो कॉन्ट्रिक्शन करता है और वेन्स को। देन ब्लड सप्लाई क्या होगी? कम हो जाएगी स्टमक में ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से म्यूकोजा लेयर जो है वो डैमेज हो जाएगी। अगर किसी भी ऑर्गन की ब्लड सप्लाई डैमेज होती है, वहाँ का क्या होने लगता है? इस्चीमिया होने लगता है। इस्चीमिया मतलब ब्लड सप्लाई डैमेज हो गई और वहाँ पर अब क्या होगा? वहाँ का जो ऑर्गन है वो एक तरीके से सड़ने लगेगा। तो म्यूकोजा लेयर डैमेज हो जाती है, इसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हो जाती है। इसी तरह जो हमारे स्ट्रेस अल्सर है, वो भी स्ट्रेस अल्सर, अगर हम स्ट्रेस लेते हैं तो जो स्ट्रेस हार्मोन है वो भी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन ही करते हैं, और वो भी ब्लड सप्लाई को, स्टमक की ब्लड सप्लाई को कम कर देंगे और म्यूकोजा लेयर को डैमेज कर देंगे। और जो मैंने आपको ये बताया था एनासिड और एस्पिरिन, ये जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन को नहीं बनने देते हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन जो होती हैं वो स्टमक को एक तरीके से प्रोटेक्ट करती हैं, है ना, स्टमक को एक तरीके से प्रोटेक्ट करती हैं, जिससे कि एसिड जो है उसकी लेयर को डैमेज ना कर पाए। सिम्टम्स: नोजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, ब्लोटिंग, गैसेस बनेगी, हेमाटोमेसिस, ब्लड आ सकता है, टेंडरनेस एंड एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन, और एनीमिया हो सकता है। ठीक है, एनीमिया हो सकता है भाई, इंट्रिंसिक फैक्टर कम बनेंगे तो विटामिन B12 की कमी होगी, उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है, पर्निशियस एनीमिया हो सकता है। ठीक, विटामिन B12 कम होने की वजह से क्लोसाइटिस यानी टंग पर इन्फ्लामेशन हो सकता है, रेड बीफी टंग यानी रेड कलर की टंग दिखाई देगी, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर स्टमक इरिटेट हो रहा है तो उल्टी जैसा मन लगता है, उल्टी, नोज़िया, वॉमिटिंग हो सकती है, क्योंकि एसिड ज़्यादा बनने लगेगा। एसिड ज़्यादा बनेगा तो भूख भी कम होगी
और जहाँ स्टमक है तो वो एपिगैस्ट्रिक रीजन में भी है, तो वहाँ पर पेन फील होगा। स्टमक ब्लॉटिंग यानी गैसेस वगैरह बनेंगी, क्योंकि एचसीएल का प्रोडक्शन ज़्यादा है तो हम खाना वगैरह कम खाएंगे, भूख ही कम लगने लगेगी, खाना कम खाएंगे तो गैस बनने लगेगी। अगर वहाँ के सेल डैमेज हो गए हैं तो उल्टी में खून आ सकता है। टेंडरनेस इन एपिगैस्ट्रिक परनीशियस एनीमिया मैंने आपको बता ही दिया। फिर है डायग्नोसिस। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट हमारी इसमें क्या है, एंडोस्कोपी। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है, एंडोस्कोपी। लेकिन अगर कैंसर है तो हम बायोप्सी करा के सेल को देख सकते हैं, कैंसर के अगर हमें चांस लग रहे हैं तो। एच पाइलोरी का एक टेस्ट भी होता है जिसे हम यूरिया ब्रेथ टेस्ट भी कहते हैं। यूरिया ब्रेथ टेस्ट में क्या होता है मैं आपको समझा देती हूँ, नाम याद रखना इम्पॉर्टेंट है लेकिन टेस्ट भी पता होना चाहिए। 4 से 6 घंटे हमने फास्टिंग के लिए बोल दिया पेशेंट को, उसके बाद हम उसे यूरिया पीने के लिए देते हैं, ड्रिंक यूरिया। हम उसको रात से ही बोल देंगे कि कल सुबह खाली पेट आना, और उसके बाद हम उसे यूरिया पीने के लिए देंगे। आइसोटोप 13C या 14C करके आता है, उससे एच पाइलोरी, अगर एच पाइलोरी प्रेजेंट होंगे स्टमक में तो एच पाइलोरी के पास यूरिएज एंजाइम होता है, उस बैक्टीरिया के पास यूरिएज एंजाइम होता है, और यूरिएज जो हमने यूरिया दिया है पीने के लिए उसका ब्रेक डाउन कर देगा, है ना, और उसको अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, लेवल्ड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में मिक्स हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में आ जाएगी। जब अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करेगा तो ये कहाँ पर आ जाएंगी, ब्लड में आ जाएंगी। अब हम उसे फूंक मारने के लिए बोलते हैं, एक पैकेट सा होता है उसको हम बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसमें हम फूंक मारने के लिए बोलेंगे पेशेंट को, और इसके ब्रेथ को टेस्ट, ब्रेथ मतलब हमने उसकी सांस इस पैकेट में ले ली है, एक तरीके का पैकेट ही होता है, पेशेंट को फूंक मारने के लिए इसमें बोलेंगे, और उसकी सांस को हमने इसमें ले लिया। मास स्पेक्ट्रोमेट्री हमें याद होना चाहिए, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ी हुई मिलेगी। इन ब्रेथ उसकी सांस में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिलेगी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, मीन्स स्टमक में एच पाइलोरी प्रेजेंट है। समझ गए आप। दूसरा है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट हम इसलिए कराएंगे कि उसका हमें हीमोग्लोबिन देखना है कि एनीमिया तो नहीं होगा, विटामिन B12 देखना है, ठीक है। ट्रीटमेंट वही है, पीपीआईस मतलब गैस वगैरह ज़्यादा, एचसीएल का प्रोडक्शन ज़्यादा ना हो तो ओमेप्राजोल पेंटाप्राजोल देंगे, H2 ब्लॉकर, रेनिटिडी। लेकिन ये इसकी एफिकेसी कम होती है पेंटाप्राजोल पीपीआईस से। एंटासिड, ये सारे जो हमारे होते हैं सारे के सारे किस लिए होते हैं, एसिड की प्रोडक्शन को कम करने के लिए। एंटीबायोटिक एच पाइलोरी के लिए हम एंटीबायोटिक देंगे, ट्रिपल थेरेपी और क्वाड्रपल थेरेपी दी जाती है। ट्रिपल थेरेपी में पेंटोप्राजोल इनहिबिटर प्लस क्लैरिथ्रोमाइसिन प्लस मेट्रोनिडाजोल या फिर एमॉक्सिसिलिन, इस तरीके से हम 3 टैबलेट को यूज़ करते हैं। या तो पेंटाप्राजोल तो हम एसिड सिक्रेशन के लिए देंगे, एंटीबायोटिक में क्लैरिथ्रोमाइसिन प्लस मेट्रोनिडाजोल या फिर क्लैरिथ्रोमाइसिन प्लस एमॉक्सिसिलिन, एमॉक्सिजन है। फिर हमारी क्वाड्रपल थेरेपी। क्वाड्रपल थेरेपी में क्या दे सकते हैं हम, अगर क्लैरिथ्रोमाइसिन से रेजिस्ट कर गया, मतलब कोई आपको ट्रीटमेंट में सुधार नहीं मिला, तो फिर हम क्या देंगे, पीपीआईस प्लस बिस्मिथ सैलिसिलेट प्लस मेट्रोनिडाजोल प्लस टेट्रासाइक्लिन। ये क्या करते हैं, जो सब सैलिसिलेट होते हैं ये एक तरीके से स्टमक पर कोटिंग कर देते हैं। मतलब जैसे हमारा ये स्टमक है, ये डैमेज हुई है म्यूकोसा लेयर, तो ये टूटी हुई डैमेज लेयर पे यहाँ पर अपनी बिस्मथ सैलिसिलेट अपनी कोटिंग कर देगा, जिससे एसिड का एसिड से और ज़्यादा स्टमक में अंदर डैमेज नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से ये सब सैलिसिलेट काम करता है। इसके सिरप वगैरह भी आते हैं ना, पीपीआई देंगे, बिस्मथ सब सैलिसिलेट, मेट्रोनिडाजोल प्लस टेट्रासाइक्लिन प्लस विटामिन B12 सप्लीमेंट्स हम दे सकते हैं अगर आपको एनीमिया या फिर विटामिन B12 की कमी लग रही है, ठीक है। फिर हम सर्जरी रेयरली, गैस्ट्राइटिस में सर्जरी बहुत रेयर है कि सर्जरी हो, रेयर होती है, ऐसा नहीं होता। फिर हमारे कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन में पहला है आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की कमी हो सकती है, परनीशियस एनीमिया मिल सकता है क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर का लॉस हो रहा है, जीआई ब्लीडिंग हो सकती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है अगर डैमेज ज़्यादा है, ठीक है। पेप्टिक अल्सर बन सकते हैं, ये हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है पेप्टिक अल्सर, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी। या फिर कैंसर हो सकता है, वो जो आपके सेल हैं वो
कैंसर में ही चेंज हो गए। आपने उसको इतना इरिटेट कर दिया कि वो अपना रूप ही उन्होंने चेंज कर लिया और वो कैंसर में ही तब्दील हो गए। फिर उसके बाद हमें क्या अवॉइड करने चाहिए, इरिटेट वाली चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जो हमारे स्टमक को इरिटेट कर रही है या एचसीएल के प्रोडक्शन को बढ़ा रही है, जैसे टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, इन सबको नहीं लेना चाहिए। या फिर स्मोकिंग भी है एक उसमें, स्मोकिंग, इन सबको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया गैस्ट्राइटिस कंप्लीट। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं अपने नोट्स को शॉर्ट वीडियो में भी शेयर करती हूँ, तो आप वहाँ से भी मेरे नोट्स को देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत वीडियो में ब्लर लग रहा है, क्योंकि मेरे पास देखो बच्चों फ़ोन का ही कैमरा है तो मैं इसी से रिकॉर्ड करती हूँ। और एडिटिंग करने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ चीज़ों को। कंटेंट एकदम आपको 100% अच्छा मिलेगा, लेकिन मैं एडिटिंग इन द सेंस कि डायरी थोड़ा बहुत इधर-उधर हो सकती है, तो वो चीज़ मैं नहीं कर पाती क्योंकि मेरा अपना भी हॉस्पिटल है तो मैं उसमें बिज़ी रहती हूँ। जैसे-तैसे करके आपको मतलब वीडियो, जैसा मैं आपके लिए कोई भी टॉपिक को बनाती हूँ, कलेक्ट करती हूँ, तो उसी को मैं डायरेक्ट रिकॉर्ड करके आपको भेज देती हूँ। एडिटिंग मैं नहीं कर पाती, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। एडिटिंग का वैसे आपके लिए कोई इतना ज़रूरी भी नहीं है, आपको एडिटिंग नॉट-सेट के एग्ज़ाम में नहीं पूछने वाला कोई। आप अपने नोट्स को सुंदर करके बनाइए ना, वही एडिटिंग है और क्या एडिटिंग है ना? आप उसको अपने से अच्छे से करके बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर नॉट-सेट 10। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बस मैं 100 बातों की एक बात यही है कि अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो। अगर फिर भी वीडियो में मुझसे कोई गलती होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं 100% उसको ऐसा नहीं लूँगी कि मुझसे क्यों गलती हो गई, वो किसी भी टीचर से हो सकती है। तो उसको मैं देखूँगी, फिर से बुक में देखूँगी, 10 जगह देखूँगी, तब आपको क्लैरिफ़ाई दूँगी कि हाँ, ये मेरे से गलत हुआ या फिर नहीं आपको गलत पता है, ठीक है? वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊँगी। चलो फिर आप अच्छे से पढ़ो, नॉट-सेट के डेली 100 या 200 क्वेश्चन भी आप डेली रीड किया करो। 100 शुरू में आप चलो 100 का टारगेट बनाओ, जैसे-जैसे आपका फ्लो बन जाए उसके बाद आप 200 क्वेश्चंस का फ्लो बना लेना। तो इस तरह आप अपनी नॉट-सेट की जर्नी को मेरे चैनल के थ्रू पूरा करें। और जिन भी बच्चों का सिलेक्शन मेरे चैनल के थ्रू होता है, वो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। मैं पर्सनली उनसे बात करना चाहती हूँ और मैं करूँगी भी। अगर मेरे चैनल के थ्रू मेरी नॉलेज अगर कहीं काम आई तो मैं सच में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे बस यही चाहिए और मेरा चैनल बनाने का मोटिव ये है कि मैं कुछ कर पाऊँ। अगर मुझे कुछ नॉलेज है तो मेरी नॉलेज कहीं कहीं तो काम आए। फिर अगर मेरी नॉलेज, अगर मेरा ज्ञान मेरे तक ही सीमित है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा ज्ञान अगर 10 लोगों को और मिल जाए तो वो बहुत अच्छी बात होती है। और यही मेरा एम भी है कि मैं अपनी नॉलेज को दूसरों तक शेयर करूँ और कुछ कुछ ही बच्चों के तो काम आऊँ। अगर मैं 100 बच्चों के भी काम आ रही हूँ लाखों में, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।